नमस्कार। देखिए, इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो इतिहास की किताबों का रुख ही मोड़ देती हैं। 14 जनवरी 1761 एक ऐसा ही दिन था। ये दिन था पानीपत की तीसरी लड़ाई का। एक ऐसी जंग जिसने सिर्फ एक ही दिन में पूरे हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक मैदान पर लड़ी गई सिर्फ एक दिन की लड़ाई ने पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिख दी। आइए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं और इसी सवाल का जवाब तलाशते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बीच में। वो भारत में एक बड़ी उथल-पुथल का दौर था। एक बहुत पुराना साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसकी जगह लेने के लिए नई-नई ताकतें बेचैन हो रही थीं। सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाली मुगल सल्तनत अब बस नाम की रह गई थी। दिल्ली का तख्त आप कह सकते हैं कि लगभग खाली पड़ा था और इस खाली जगह को भरने के लिए दो महाशक्तियां आमने सामने आने को बिल्कुल तैयार थीं। ये एक ऐसा टकराव होने वाला था जो तय कर देता कि हिंदुस्तान पर अगला राज किसका होगा। इस महासंग्राम के दो मुख्य दावेदार थे। एक तरफ थे मराठा, जो दक्षिण से उठी एक तूफानी लहर की तरह पूरे भारत पर छा जाना चाहते थे, और उनका नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। और वहीं दूसरी तरफ था अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह दुर्रानी, जिसकी तेज नजरें भारत की बेहिसाब दौलत पर टिकी थीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये दो विशाल सेनाएं आखिर दिल्ली के पास पानीपत के मैदान तक पहुंची कैसे। चलिए जरा समझते हैं कि इस टकराव की नौबत आई कैसे। देखिए, 1750 के दशक में मराठों ने उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम कर लिया। अब इसे चुनौती देने के लिए दुर्रानी ने 1757 में दिल्ली को बुरी तरह लूटा। तो इसके जवाब में 1760 में मराठों ने पुणे से दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सेना रवाना की। पर यह सिर्फ एक सेना का मार्च नहीं था, ये तो एक चलता फिरता शहर था। हजारों तीर्थयात्री और आम लोग भी इस उम्मीद में साथ हो लिए थे कि उत्तर में मराठों का राज कायम होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जा रहा था। लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले ही दुर्रानी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया था। उसने मराठों की जीवन रेखा, यानी कि उनके खाने पीने और रसद की सारी लाइनें काट दी। अब मराठा सेना अपने ही कैंप में कैदी बनकर रह गई थी, भूखी और बेबस। उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो लड़कर मरना या फिर भूख से मरना। और फिर वो दिन आया, 14 जनवरी 1761, मकर संक्रांति का पर्व। लेकिन इस दिन जश्न की जगह इतिहास का सबसे खूनी संग्राम होना था। भूखे और हताश हो चुके मराठों ने आखिरी फैसला कर लिया, अब या तो आर या पार। पता है, लड़ाई की शुरुआत में तो ऐसा लगा कि मराठा जीत जाएंगे। उनके जबरदस्त हमले ने दुर्रानी की सेना को लगभग चीर ही दिया था। लेकिन अहमद शाह दुर्रानी सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, वो एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार था। उसने अपने सबसे बेहतरीन सैनिक आखिरी वक्त के लिए बचाकर रखे थे, और जैसे ही सही मौका मिला उसने अपने रिजर्व सैनिकों और ऊंटों पर रखी छोटी छोटी तोपों को मैदान में उतार दिया। बस इसी एक चाल ने पूरा खेल पलट कर रख दिया। और फिर वो हुआ जिसने मराठों की हार पर आखिरी मोहर लगा दी। उनके सेनापति सदाशिवराव भाऊ लड़ाई की धूल और धुएं में अचानक कहीं गायब हो गए। जैसे ही सैनिकों ने देखा कि उनके सेनापति का हाथी खाली है, सेना में कोहराम मच गया। एक पल में जो सेना जीत की ओर बढ़ रही थी, वो बिखर कर भागने लगी। इस लड़ाई की रणनीति और हार जीत से कहीं ज्यादा भयानक थी इसकी इंसानी कीमत। ये दिन भारतीय इतिहास के पन्नों पर खून से लिखा गया था। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक दिन में युद्ध के मैदान और उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, उसमें लगभग 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 1 लाख! ये संख्या आज के जमाने में भी सोचना नामुमकिन सा लगता है। उस वक्त के लिखने वालों के पास उस मंजर को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ गए। उन्होंने बस इतना लिखा कि मैदान मीलों तक इंसानों और जानवरों की लाशों से पटा हुआ था। ये जीत और हार से कहीं आगे इंसानियत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थे। मराठों के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक ऐसा जख्म था जो दशकों तक भरने वाला नहीं था। उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धा और सबसे समझदार नेता सब खो दिए थे। इस एक हार ने उनके पूरे हिंदुस्तान पर राज करने के सपने को लगभग तबाह कर दिया। तो इस तबाही के बाद हुआ क्या? जब धूल बैठी तो हिंदुस्तान का सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। आइए देखते हैं कि कैसे इस लड़ाई ने इतिहास के एक नए और बिल्कुल ही अप्रत्याशित अध्याय की शुरुआत की। लेकिन कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आया। जो जंग का विजेता था
अहमद शाह दुर्रानी, वो अपनी जीत का फायदा उठा ही नहीं सका। उसकी अपनी ही सेना बगावत पर उतर आई थी और उसे मजबूरन भारत छोड़कर वापस लौटना पड़ा। तो विडंबना देखिए, जो जीता वो भी असल में हार गया। तो आखिर में हुआ क्या? मराठा उत्तर में बुरी तरह कमजोर हो गए। दुर्रानी वापस चला गया और मुगल बादशाह तो पहले से ही सिर्फ नाम के राजा थे। पानीपत की लड़ाई ने एक ही दिन में भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों को इतना कमजोर कर दिया कि उत्तर भारत में एक खालीपन पैदा हो गया, जिसे कहते हैं शक्ति का शून्य। एक ऐसा खालीपन जिसे भरने के लिए कोई और आने वाला था। और इस शून्य को भरने के लिए एक तीसरी ताकत, जो अब तक बड़ी खामोशी से अपना खेल देख रही थी, सही मौके के इंतजार में थी, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी कंपनी ने इस खालीपन को पूरे भारत पर कब्जा करने के एक सुनहरे मौके के तौर पर देखा। तो पानीपत का सबसे बड़ा और शायद सबसे अनचाहा नतीजा ये था कि इसने अनजाने में अंग्रेजों के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। इसने उन दो बड़ी हिंदुस्तानी ताकतों को खत्म कर दिया जो शायद ब्रिटिश राज को रोक सकती थीं। इस तरह एक हिंदुस्तानी मैदान पर लड़ी गई लड़ाई ने भारत के गुलाम बनने की नींव रख दी। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है, जब कोई लड़ाई इतनी तबाही लाए, जहां हारने वाला और जीतने वाला दोनों ही अपना सब कुछ गवा दें, तो क्या हम किसी को सच में विजेता कह सकते हैं? या फिर असली विजेता हमेशा कोई तीसरा होता है जो उस वक्त मैदान में मौजूद भी नहीं होता? इस सवाल पर सोचना शायद हमें इतिहास से बहुत कुछ सिखा सकता है।